ऑल्सो इम्पैक्टेड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मैसेज गया है सबके पास? अच्छा, ठीक है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का आप इतना समझ सकते हो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब जहाँ से फिनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फिनेंशियल मैनेजमेंट में से काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है, 60% ऑफ द टोटल पेपर। इन सी एस ऑल्सो 60% ऑल्सो, CMA में भी 50-60% पूरा का पूरा कवर होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फिनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो चलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, तो सभी चीज़ में काम आ जाएगा, एग्जाम भी होगा और रियल लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ कैसे करना है और किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग समझ सकते हैं, उसको आज पूरा डिटेल्स डिस्कशन करना है। एक चीज़ बोलूँगा, पेन एंड कॉपी रेडी कर लीजिए। पेन एंड कॉपी रेडी कर लीजिए, सबको बोल रहा हूँ। तन्मय, शंकर जी, रोशनी, प्रिया। प्रिया गुड इवनिंग। प्रिया गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रिया पेन कॉपी रेडी कर लो, हम लोग अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से एकदम स्टार्टिंग हाँ पॉइंट सर, है। रेडी है। ओके चलो। ओके सर। तो मैं आगे बात जो भी बढ़ाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सबको लिखते हुए समझते हुए चलूंगा। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग दोनों चलेगा। तन्मय रेडी ना? तन्मय तन्मय साउंडটা আসছে না একদম আমার কাছে। ओके, रोशनी, ज्योति, ओके। है दादा। यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है ना सबको? स्क्रीन शेयर्ड है ना? है दादा। ओके, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम, इन इंटरमीडिएट ऑल्सो एंड फाइनल, इन CMA, इन CS, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस एजुकेशन, जो भी प्रोफेशनल पढ़ाई है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस फील्ड में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेसिक से किस तरह से समझ सकते हैं। तो एक हेडिंग कीजिए सर, इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए, तब धीरे धीरे बताऊंगा। बहुत सारा पॉइंट है आज। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें समझ में आएगा कि बैंक इंटरेस्ट क्यों देता है। अगर बैंक इंटरेस्ट ना देता तो क्या होता? बैंक छोड़ के हम लोग दूसरा जगह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों जाते हैं? सारा का सारा चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। तो उससे पहले FM का कुछ बेसिक पार्ट। देयर आर, एक पॉइंट लिखिए, देयर आर टू मेजर फिनेंस फंक्शन। देयर आर टू मेजर फिनेंस फंक्शंस। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, बट डिक्टेशन आपको समझ सुनाई दे रहा है तो मैनेज कर सकते हैं आप लोग। देयर आर टू मेजर फिनेंस फंक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड, मतलब पूरा दुनिया में ना दो ही चीज़ होते हैं। अगर किसी भी बिजनेस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास दो ही उपाय है और उसको फाइनेंस फंक्शंस बोल सकते हैं हम लोग। और उसका एक पॉइंट आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या बोल सकते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप इतना समझ सकते हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जुगाड़ करना। इन सिंपल, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जुगाड़। ठीक है, मतलब इस बंगाली में हम लोग बोलते हैं जुगाड़। ओके, काइंड ऑफ दैट। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, किसी को भी बिजनेस करने बोलिए, उसके मन में एक ही सवाल आता है, बिजनेस तो कर लेंगे बट पैसा कहाँ से आएगा? या मैं सही बोल रहा हूँ? बिजनेस करने के बारे में आप किसी को भी सजेशन दीजिए या फिर आप बोलिए कि भाई एक बिजनेस खोल ले, अच्छा है। आजकल जॉब वगैरह तो कुछ है नहीं प्रॉपरली, गवर्नमेंट जॉब तो एकदम मतलब बदतर हालत है। गवर्नमेंट भी खुद ही सारा का सारा चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहा है, अब क्यों नहीं करेगा? अब इसमें TV वगैरह में बहुत कुछ आप लोग देखते होंगे। इतना दिन से जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चले आ रहे हैं आफ्टर 1947 से,
सब तो बर्बाद करके रखे हैं। मतलब जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज है, उनको बिजनेस को डेवलप करने का इरादा नहीं है, और अगर वो बिजनेस को डेवलप नहीं करते, उनको सिर्फ अपना सैलरी का पड़ा रहता है। जो भी होता है सैलरी लेके भाग जाते हैं। अब बिजनेस तो कोई करेगा ना सर, यही एक प्रॉब्लम है। तो पॉइंट यही है। चलिए वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड with a view to minimize with a view to minimize cost of capital, with a view to minimize cost of capital। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। इसको आप ब्रैकेट में शॉर्ट यूज कर सकते हैं। ये फाइनेंस में इस तरह का यूज होता है, फाइनेंशियल फंक्शंस इस तरह से यूज किया जाता है। केसी, केसी मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा, ये खुद में खुद एक चैप्टर भी है फाइनेंस का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, दैट इज द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। मतलब जो फंड जुगाड़ कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करना है। डिप्लॉयमेंट को आप इजी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इन इजी टर्म्स यू कैन से इन्वेस्टमेंट। तो डिप्लॉय मतलब डालना बेसिकली। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड विद द व्यू, विद द व्यू, व्यू क्या होता है बिजनेस का? विद द व्यू टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रिटर्न, मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इसको आप ब्रैकेट में लिख के रखिए शॉर्ट में आर, ब्रैकेट में शॉर्ट में आर। अब ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं, लिख लिए, आगे आगे मैं सब समझाऊंगा आपको। अच्छा एक काम कीजिए, इसके पीछे पैरा चेंज कीजिए। ये जो पॉइंट आपने लिखा, जस्ट चेंज योर पैरा, पैरा चेंज करके एक छोटा सा पॉइंट वहां पर लिखिए। ए फर्म मस्ट, ए फार्म कैन क्रिएट वेल्थ। फार्म मतलब बिजनेस, ओके, फार्म मतलब बिजनेस या कंपनी, बिजनेस और कंपनी आप ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें फार्म वाला वर्ड बहुत यूज करते हैं। ए फार्म कैन क्रिएट वेल्थ, फार्म कैन क्रिएट वेल्थ। अगर एक बिजनेस को वेल्थ क्रिएट करना है, देखिए बिजनेस वेल्थ क्रिएट करेगा तभी जॉब क्रिएट होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। लेकिन इसके लिए फाइनेंस का एक बेसिक फंक्शंस फॉलो होना बहुत जरूरी है। ए फार्म कैन क्रिएट वेल्थ, सभी चीज बड़ा सिंपल होता है, बट हम लोग फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते। ए फार्म कैन क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। फार्म किसके लिए शेयर मतलब वेल्थ क्रिएट करेगा? फॉर इट्स शेयर होल्डर, फॉर इट्स शेयर होल्डर only by using R greater than KC। अब व्हाट इज R? R फॉर रेट ऑफ रिटर्न, या फिर हाँ, या फिर यू कैन से R फॉर रेट ऑफ रिटर्न। ओके, दिस इज रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये होना बहुत जरूरी है। नाउ इसके नीचे लिखिए बोथ दीज फंक्शंस। ये जो फंक्शंस मैंने आपको अभी लिखाया बड़ा वाइटल पॉइंट है। बोथ दीज फंक्शंस रिक्वायर a complete, require complete control and understanding, and complete control and understanding of TVM। TVM फुल फॉर्म क्या है इसका? TVM का फुल फॉर्म क्या है ज्योति? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आज बात करेंगे ही उस पर, बट
बिफोर दैट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जाने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, इसको एक बार फिर से समझते हैं। अभी तो बस लिख रहे थे। अब सबसे पहला बात कि देयर आर टू मेजर फिनेंस फंक्शंस। पूरा फिनेंशियल सेक्टर्स में, चाहे आप कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चाहिए, यूएस जैसे डेवलप नेशंस पे जाइए, या फिर आप इंडिया जैसा मिडिल क्लास नेशंस पे आइए, ठीक है, आप कहीं भी जाइए, फर्क नहीं पड़ता। बट फिनेंस का जो सिस्टम है वो दुनिया भर में हर जगह में एक ही है। आपको अगर बिजनेस को डेवलप करना है, अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना है तो उसके लिए आपको ये फिनेंस फंक्शन को डेवलप करना है। अब दुनिया का जैसे कि बेस्ट वेस्ट जो भी कंट्रीज है, यूएसए इन वेस्ट, जापान इन द ईस्ट, ये सब कंट्रीज फाइनेंशियली बड़ा डेवलप है। इसका मतलब यही है कि इन्होंने ये जो फाइनेंशियल फंक्शंस है ना, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड विद ए व्यू टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने इन्वेस्टमेंट को डेवलप करने के लिए जो पहला सिस्टम है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना, ये उनका पहला है। एंड दूसरा, फंड को ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनको प्रॉपर लेवल पे रिटर्न क्रिएट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आप लोगों को आ रहा है? मैं थोड़ा दुनिया में एक बार जा रहा हूँ, देखते हैं दुनिया में कुछ मिलता है कि नहीं है। मतलब फिनेंस को समझने के लिए वर्ल्ड हमें कुछ सिखाते कि नहीं। अगर आप वर्ल्ड का, मैं तो इस कंट्री को बड़ा मानता हूँ, मतलब मेरा बहुत ही पसंदीदा कंट्री है, और मैं नहीं, दुनिया में कोई भी मानेगा। दैट इज, इधर है जापान, आइलैंड कंट्री, बट बहुत डेवलप है। द लैंड, मतलब बुद्धिस्ट नेशन है एक, काफ़ी अच्छा इनका इकोनॉमी है, बहुत ही अच्छा इकोनॉमी है। और अगर वर्ल्ड में ज़्यादातर इनके बारे में कहा जाता है, दैट इज़ अमेरिका, यूएसए जो है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, इनका भी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन रिसेंट फील्ड में चाइना ने भी अपना इकोनॉमी को काफ़ी डेवलप किया है, ठीक है। इंडिया कर रहा है, बट इंडिया का अभी बहुत दूर जाना है। अब सवाल ये उठता है कि चाहे आप डेवलप इकोनॉमी लाइक जापान, यूएसए जैसे इकोनॉमी को जब भी हम लोग देखते हैं, तो ऐसा क्या बात है कि अपने इकोनॉमी को इतना डेवलप कर पाते हैं। अगर आप यूएस को ही ले लो एग्जांपल्स में, बिकॉज उनका फाइनेंस बड़ा स्ट्रांग है। वर्ल्ड में जो स्टॉक मार्केट वगैरह है, जो भी इसका बिजनेस सेक्टर्स है, ये यूएस का बड़ा ही तगड़ा है। अब ये तगड़ा इकोनॉमी को बनाने के पीछे इनका बिजनेस एंड फिनेंस, आप देखिएगा इसका जो बिजनेस एंड फाइनेंशियल जो कंट्रोलिंग है ना, ये इनका बड़ा तगड़ा है। अब इंडिया भी पीछे नहीं है बहुत ज़्यादा, इंडिया भी अच्छा कर रहा है, बट क्या है ना, उसको पॉलिटिकली भी बहुत कुछ मूवमेंट देना है, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिजनेस एंड फाइनेंस है, इसमें जो दो फंक्शंस के बारे में कहा गया, वन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब हम कहाँ से पैसा उठाए जहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा कम रहेगा, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, जहाँ पर मैं पैसा को डालूं जिससे मेरा रिटर्न ज़्यादा आएगा। अब मैं बार बार यूएस जापान क्यों दिखा रहा था, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, दिखाने के पीछे का रीज़न भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग ज़रूर ले सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल आपको एक बिजनेस करना है। जस्ट ए बेसिक एग्जाम्पल, आप ऐसे ही, मतलब ऐसे नॉर्मल एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं, कि आपको बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए 1 लाख का। कितना कैपिटल लगाएंगे? 1 लाख कैपिटल। अब ये कैपिटल आपको चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हेलो सर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अभी तक तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर जितना हुआ है क्या उतना कनेक्ट किया, इतना मुझे बताइएगा। हाँ सर, ठीक है। ओके, तो 1 लाख की कैपिटल आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए। इसके लिए आप सोच रहे हैं कि हमें लोन लेना है, ठीक है, तो बैंक के पास जाएंगे या फिर कोई फाइनेंस कंपनीज के पास जाएंगे। आजकल तो बड़ा बड़ा सारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी लाइक, जैसे आपको मैं बहुत सारा, इंडिया बुल फाइनेंस, बहुत सारे हैं। मतलब क्या क्या कंपनी है आजकल जो बैंक बिना जाके भी आपको लोन मिल सकता है। इसमें शेयर्स में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। इंडिया बुल वेंचर्स, इंडिया बुल्स, ये काफ़ी बड़ा फाइनेंस कंपनीज है, ये भी आपको फाइनेंस करते हैं। मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज जो बैंक नहीं है बट फाइनेंस करते हैं। तो सवाल ये उठता है, पैसा पाने का जगह तो बहुत है, इवन बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, बहुत सारे कंपनीज है। अब 1 लाख के कैपिटल के लिए कोई आपको बोल रहा है 10%, तो मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ कि आपको इस लोन को उठाने के लिए, इस पैसा को उठाने के लिए करीब 10% का खर्चा आ रहा है। कितना? 10%। एग्जाम्पल है, हाँ। अब 10 के ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो बैंक आपको बोल रहे हैं कि भाई 10% देंगे, तो बैंक को आपको एनुअली कितना देना पड़ेगा? 10,000? सही की गलत? समझ में आ रहा है ना? 1 लाख का 10%, 10,000, तो ये बैंक को आपको देना है, एंड दिस 10,000 इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका कैपिटल का खर्चा है। अब बहुत सारे लोग तो बिजनेस करते हैं लेकिन यही छोटा छोटा चीज ना भूल जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट है कि आप 1 लाख उठाने के लिए, दिस इज योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यू कैन से दिस इज योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मतलब जुगाड़ का खर्चा। अब ये 1 लाख को आपको डिप्लॉय करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि 1 लाख लगा के मिनिमम कितना आपको कमाना चाहिए? मिनिमम कितना आपको कमाना चाहिए, मतलब आप कितना रिटर्न चाहते हो? एटलीस्ट 1 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख 1 लाख इन्वेस्ट करके मिनिमम 1 लाख आपको चाहिए। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे जाऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आप जाएंगे तो फिर आप मुश्किल में आ जाएगा। 1 लाख लगा के अगर आप 1 लाख ही कमाएंगे तो ये 10,000 कहाँ से देंगे? हाँ तो 1 लाख 10,000 कमाना है, 10% कमाना है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि अगर आप 1 लाख कमाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। आपको लग रहा है आपका ब्रेक इवन 1 लाख है, लेकिन आपका ब्रेक इवन 1 लाख नहीं है, आपका ब्रेक इवन 1 लाख 10 है। 1 लाख 10 के 10 मिनिमम आपको इतना इनकम करना ही होगा बिजनेस से। जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें किसी कंपनी पे, या फिर आप अपना बिजनेस बनाओ, आपको मिनिमम 10% तो इनकम करना ही पड़ेगा। तो दिस 10% इज कॉल्ड केसी, हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब लेकिन इसमें तो आपका बिजनेस हार्डली सर्वाइवल सिचुएशंस में रह सकता है। अगर रिटर्न तो कोई भी ज़्यादा ही चाहेगा ना, तो अगर बिजनेस को एक रन करना है, एक प्रॉपरली स्मूथली रन करना है, तो 10% से बात नहीं बनेगा। अगर आप बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहेंगे तो 10% से काम नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट आपको अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी वगैरह भी तो देना है ना? अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी वगैरह भी देना है। अगर आप कैपिटल से सैलरी दोगे तो फिर मुश्किल आ जाएगा ना, और बैंक को इंटरेस्ट भी तो देना है। आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख पे एट द रेट 10% करके तो आपको बैंक को 10,000 देना ही है। ये तो बैंक वाले आपको छोड़ेगा नहीं ना, ये तो मैंडेटरी है, ये तो देना ही है। इंटरेस्ट सबसे पहले देना होता है। उसके बाद आपके एम्प्लॉय जो है उनको भी तो आपको पेमेंट करना है, जिनको लेके आप बिजनेस चालू किए थे। किसी का आप अगर मिनिमम 5,000 का भी सैलरी है तो भी तो देना है उसको। अगर 2 बंदा है तो 5,000 इंटू 2 करके 10,000 तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि भाई 1 लाख पे एट द रेट ऑफ 15% अगर मैं रिटर्न कमा पाऊँ बिजनेस से, तो मेरा इनकम आ जाएगा 15,000, एंड दिस 15% इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब बिजनेस में फाइनेंशियली जब भी बजट बनाते हैं, जैसे भी सरकार बजट बनाया, सरकार यहाँ पर बजट बना रहे हैं, यहाँ पर सोशल है, गवर्नमेंट अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमी को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई हम सिर्फ सोशल मुद्दे पे तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस मतलब कंट्री को प्रॉफिटेबल भी रखना है। ये जो इतना सारा कंट्री है ना वर्ल्ड में, करीब 210, 194 गवर्नमेंट्स एंड 210 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसमें से एक कंट्री को प्रॉफिटेबल रखना बहुत जरूरी है। और प्रॉफिटेबल रखने के लिए कंट्री का एक एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। जितना प्रॉफिटेबल रहेगा उतना अच्छा उसका फाइनेंशियल कंट्रोल है। तो अगर वो 15% कमाएगा तो हम इतना बोल सकते हैं कि 15,000 माइनस जो उसका मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 10,000, तो उसके हाथ में 5,000 रहेगा। एंड देन वी कैन से कि आर ग्रेटर देन केसी, एंड इसमें उसका क्या होगा? वेल्थ क्रिएट होगा। इसमें उसका वेल्थ क्रिएट होगा धीरे धीरे। अब पहला साल में ही तो एकदम वो ताबड़तोड़ एकदम फाड़ू कुछ तो नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट बिजनेस को एक स्मूथ रनिंग कंडीशंस पे ला सकता है, जिसके लिए उसका टारगेट एटलीस्ट आर ग्रेटर देन केसी होना चाहिए। दैट मीन्स 15% ग्रेटर देन 10%। तब जाके एक बिजनेस, एक इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री, हर तरह का जहां से भी आप सोचना चाहो, आप टाटा मोटर्स के एंगल से सोचो, आप रिलायंस के एंगल से सोचो, आप कंट्री के एंगल से सोचो, आप एक इंडिविजुअल पान वाला, जैसे कोलकाता में मोड़ मोड़ पे एक पान दुकान होते हैं सर, बड़ा प्रॉफिट करते हैं। मैं देखूंगा लिखेंगे नॉट ओनली इन कोलकाता, ये इंडिया का भी है, चौरासिया पान स्टॉल। अब देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा। मतलब जैसे मैं चौरासिया लिखूंगा, आई डोंट नो ये चौरासिया क्या कास्ट है, बट इन लोगों को मैं पान दुकान चलाने में बड़ा दिखता हूँ।
और कोलकाता का मतलब कोई भी, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी आप जाओ, आपको ना किसी भी कॉर्नर वाला जो रोड का कॉर्नर एरिया होता है, वो कॉर्नर में आपको ये दिख जाएगा। तो ये भी जब अपना पान के दुकान में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इनका भी एक कॉर्नर का शॉप का सबसे ज़्यादा रेंट होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी भी सिटी का जो कॉर्नर वाला शॉप होते हैं उसका दाम बड़ा ज़्यादा होता है, रेंट जो है। और ये ज़्यादातर पान शॉप वाले इनको लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छा अर्निंग देता है, काफ़ी अच्छा अर्निंग देता है। तो ये इसको भी ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब किसी को पढ़ के आता है, किसी को मतलब प्रैक्टिकल करते करते आता है। अब डिपेंड करता है। अब देखो, पान दुकान चलाना और टाटा कंपनी चलाने में फ़र्क ज़रूर है, बट बेसिक दोनों का सेम है। क्या बात सही है कि नहीं है? बोलिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो भी बोलिए, कुछ सवाल है तो भी कीजिए। बेसिकली मैं इतना देर से कोशिश यही कर रहा था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेन टारगेट क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। मैं तन्मय को भी पूछूंगा, शंकर जी, रोशनी, ज्योति, सबको। प्रिया बोलो। ক্লিয়ার দাদা। ओके হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমি। ओके, शंकर जी क्लियर है ना? हाँ, अभी तक क्लियर है। हाँ, क्लियर है। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक बेस बन रहा था कि हम लोगों को फिनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट के बेसिस पे क्यों बनाया गया है। दुनिया भर में फिनेंशियल मैनेजमेंट को इतना डेवलप, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। बार बार आप फाइनेंस प्रोफेशंस को बार बार इम्पोर्टेंस मिल रहा है। इसके ऊपर डिपेंड करके कितना सारा कोर्स बना है। इवन इंडिया में भी अगर आप देखो, इसमें भी मतलब कितना सारा अलग अलग डिग्री बनाया गया है कि भाई फाइनेंस में एक्सपर्टाइज कराने के लिए। सबसे बेस्ट तो माना जाता है इंडिया के अंदर का, अगर मैं बात करूं कि एक तो सर सबसे जो गोल्डन है, मतलब ऑल टाइम गोल्ड, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इनको इंडिया में फाइनेंस बॉस माना जाता है। मतलब इनका कोर्स स्ट्रक्चर कोई इसी तरह से बनाया जाता है। सेकंड, सीएमए इज आल्सो देयर। सीएस को भी फाइनेंस में एक रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन वो लोग फाइनेंस में उतना डेप्थ नहीं देते, बट फिर भी कम नहीं है। इसके अलावा एमबीए इन फाइनेंस वो तो है ही, चाहे आप आईआईएम से करो या नॉर्मल कोई भी एमबीए इंस्टीट्यूट से करो। इसके अलावा एनआईएसएम को लाया गया है, मतलब सेबी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक एनआईएसएम बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये भी फिनेंस के ऊपर तो अलग अलग मॉडलिंग करके कोर्स को बिल्डअप कर किया रहा है। और ये सेबी का जो फंक्शन है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से ये फाइनेंस में अलग अलग, कभी इक्विटीज़ पे, कभी डेरिवेटिव्स पे, कभी म्यूचुअल फंड्स पे, कभी करेंसी पे, कभी कमोडिटी पे, कितना सारा। और वो भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज लाइक मूडीज, बहुत सारा छोटा 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 मैटर पे ये बता रहे हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर। और ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो यूएस सीपीए इज देयर, लंदन का बात करें तो एसीसीए इज देयर। ठीक है, तो बहुत सारे फिनेंस कोर्स दुनिया भर में चल रहा है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। अब बात क्या है? बात है कि अब हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखना है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं बात करने से पहले मैं आपको एक आज का डेटा शेयर करूंगा। आज का ही मतलब ये बजट से ही निकला हुआ एक डेटा, कि ऐसे बजट का मैं अलग क्लास तो पूरा का पूरा एक अरेंज कर ही रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा का पूरा बजट को एक समरी करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि पूरा बजट में क्या हुआ है उसको मैं बताने का पूरा कोशिश करूँगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आया है। बट आज मैंने एक स्पेशल एक कॉन्सेप्ट में आपको सुबह ही मैं सोचा था कि ये क्लास में शेयर करने लायक है। देखते हैं, अगर मुझे वो डेटा मिल जाए तो मैं आपको अभी करता हूँ। डेटा कुछ ऐसा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड डेटा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। इफ आई गेट इट नाउ इट विल भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, मिला है मुझे, तो मैं आपको शेयर करूँगा। डेटा कुछ ऐसा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज मुझे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाना है। एंड आज के डेट में अपडेशंस भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग तो आप कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे लिख सकते हो या फिर डेटा में बाद में शेयर कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। ये इन 1991 आप सबको पता है इकोनॉमी में एलपीजी आया था। मतलब मनमोहन जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब बेसिकली इंडियन इकोनॉमी जो है इसको ओपन किया गया था। इसका मतलब
मतलब इंडिया ना उससे पहले दुनिया भर के कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी नहीं था, इवन इंडियन प्रोडक्ट बाहर में जाना भी मुश्किल था और बाहर का प्रोडक्ट भी इंडिया में आना भी मुश्किल था। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बहुत सारा। तो उस जमाने में जब 1991 में इकोनॉमी को ओपन किया गया, उसके बाद से फिनेंस में, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया, जिसका एक छोटा सा इफेक्ट जो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपको मैं समझा सकता हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या हुआ है। ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिनेंस का एकदम स्टार्टिंग पार्ट है। समय के साथ पैसा का वैल्यू, समय के साथ पैसा का वैल्यू। हम लोग बहुत केस में मिसगाइडेड हो जाते हैं अपने डेली लाइफ में, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में मेरा पैसा का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें सिखाएगा। एक डेटा मैं आपको शेयर करता हूं। 1991 में जब इंडिया एलपीजी लाया था, उस टाइम पे कुछ मूवीज रिलीज हुआ था। एक मूवी का नाम है, ये मैं थोड़ा बॉलीवुड डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बॉलीवुड के साथ हर कोई कम बेसी कनेक्टेड रहते हो, मुझे पता है। आई डोंट नो, मे बी शंकर जी को याद हो सकता है, ये सब मूवीज बड़ा फेमस था उस टाइम पे, हम लोग बाद में देखे हैं शंकर जी। सौदागर, आई थिंक अमिताभ बच्चन साहब का मूवी है ना सौदागर। सौदागर मूवी था शायद, दिलीप कुमार राजकुमार, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, 91 में रिलीज हुआ था और ये मूवी हाँ। उस टाइम पे 16 करोड़ का अर्निंग किया था 91 में, ठीक है। आप बस देखिए कुछ पॉइंट, मतलब उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर मूवी था सौदागर। उसका अगर ये 91 का वैल्यू है और 2020 का डेटा में इसका आज का वैल्यू है 70 करोड़ इन 2020। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब 91 में जिसका वैल्यू 16 करोड़ हुआ करता था, उसका आज का वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करना ही, और इन्फ्लेशन को कोई भी रोक नहीं सकते। आप लोगों को मैंने शेयर मार्केट क्लास जो लोग करते हैं, आई थिंक बाकी सभी कोई शेयर मार्केट करते हैं, सबको पता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। मैंने एक डेटा भी शेयर किया था। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 16 करोड़ का आज का वैल्यू हुआ 70 करोड़ का। ये कैसे हुआ वो आपको टाइम वैल्यू मनी सीखते हुए समझ में आएगा। एक मूवी आया था हम बोल के, अगर किसी ने देखा है तो बहुत, ये भी उस टाइम पे बड़ा पॉपुलर मूवी था। 14 करोड़ का वैल्यू था, जिसका आज का वैल्यू है 2020 में, करेंट वैल्यू है इसका 61 करोड़। ये एक मूवी मैंने देखा, फूल और कांटे, अजय देवगन का मूवी है मुझे याद है उस टाइम पे मैं, जन्म तो मेरा 1 साल का ही हुआ था, बट ये मूवी मैंने बाद में क्लास 5-6 में पढ़ने के टाइम पे देखा था टीवी में, फूल और कांटे। इसका उस टाइम पे वैल्यू हुआ करता था 61 करोड़ समथिंग, 61 करोड़ नहीं, सॉरी, 10 करोड़ का वैल्यू था इसका। इसका मार्केट, मतलब उस टाइम पे बिजनेस किया था 10 करोड़ का। 2020 में इसका वैल्यू है 42 करोड़ का। इस तरह का कुछ मूवीज का आपको मैं समझा रहा हूँ। एक मूवी आया था सनम बेवफा बोल के, 8 करोड़ का मूवी था, उस टाइम पे बिजनेस किया था, उसका वैल्यू है 35 करोड़। अगर मैं इसको आज के डेट में, 2020 के डेट में कुछ मूवीज के साथ कनेक्ट कराऊं आपको, तो 2019-20 में ब्लॉकबस्टर था कबीर सिंह, 2019 का मूवी है कबीर सिंह। कबीर सिंह का मूवी 278 करोड़ का बिजनेस किया था 2019 में, जिसका आज का वैल्यू है, 2020 का वैल्यू है 279 करोड़। एक साल में भी वैल्यू चेंजेस कर रहा है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। यूरी गजब मूवी था, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। कबीर सिंह भी मुझे खराब नहीं लगा, बड़ा खतरनाक लव स्टोरी है। यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक 244 करोड़ का मूवी था, जिसका 20 में वैल्यू हुआ 245 करोड़ का। दिस इज 19 का वैल्यू और ये 20 का वैल्यू, आप समझ रहे हैं ना, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ओके, समय के साथ पैसा का वैल्यू। फिर एक मूवी आया था बाला, वो जिसका बाल चला जाता है, आई थिंक देखे होंगे आप लोगों में से। 116 करोड़ का मूवी हुआ था उस टाइम पे, आयुष्मान खुराना का मूवी है, मुझे याद है। 117 करोड़ का बिजनेस किया था, ठीक है। मतलब 116 करोड़ इन 19, जिसका आज का वैल्यू है 2020 में 117 करोड़ का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि समय के साथ अगर आप 91 का किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ 2020, 91 क्यों ले रहा हूं मैं, बिकॉज इस टाइम पे इकोनॉमी को ओपन किया गया था, इकोनॉमी को ओपन किया गया था। आजकल इंडियन मूवी
उस टाइम पे फॉरेन में रिलीज नहीं करता था। अब समझने का कोशिश करना, एक डेटा आपको बताएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो इंडियंस जो फॉरेन में रहते हैं, इसका डेटा कुछ 1.8 करोड़ का डेटा है। मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायस्पोरा है इंडियन, जो मतलब इंडियन जो ओरिजिन बंदे हैं जो फॉरेन में काम करने जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है जो 91 में इकोनॉमी को ओपन करने के बाद ही इंडियन लोग फॉरेन में जाके जॉब करते हैं और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाते हैं। रेमिटेंस आता है, मतलब वो जो कमाते हैं फॉरेन में जाके उसका इंडियन सिटीजनशिप है और उसका टैक्स का पैसा सरकार को मिलता है। ग्लोबल इनकम पे टैक्स देते हैं बहुत सारे लोग। तो दीज आर दी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा फिनेंस में। तो 1.8 करोड़ वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से ऐसा इतना सारा लोग दुनिया भर में नहीं है। और आजकल इंडियन मूवी फॉरेन में भी रिलीज इसीलिए होते हैं क्योंकि मार्केट बना हुआ है। अफ्रीका में तो अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा फैन है, मतलब फेमस है, मतलब वहां पर अफ्रीकन में तो मतलब इंडियन मूवीज रिलीज बहुत बिजनेस करता है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस आजकल मूवी का इतना वैल्यू बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी आप समझ सकते हैं कि क्या वैल्यूएशंस बढ़ा है। तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पीछे फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब नाउ अच्छा, ये जो भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था समझाने का बॉलीवुड का जो डेटा है, ये आज का ही बजट के सेशंस में ही ये डेटा कंपैरिजन मुझे एक आर्टिकल से मिला था, तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताऊंगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? ये बॉलीवुड का जो डेटा मैंने दिया सबको, बोलिएगा मतलब क्या कॉन्सेप्ट अभी होगा कि उस टाइम का वैल्यू आज के डेट में क्या वैल्यू मिलता है, काइंड ऑफ दैट। ओके, हेलो, आ रहा है समझ में? है दादा। ओके, तो ये डेटा नोट डाउन करने वाला डेटा नहीं था, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब नोट डाउन करने, अब नोट कीजिएगा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है? अब आप लोग एक हेडिंग कीजिए कि हम लोग अभी डिस्कशंस करेंगे टीवीएम का पूरा टीवीएम का डिस्कशंस करेंगे। लिखिएगा, वी डिवाइड आवर डिस्कशन on TVM in the sense time value of money in the following parts। कुछ पार्ट्स में हमें इसको तोड़ देना है। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट हमें बड़ा तंग करता है। कहीं पर भी पैसा रखते हैं या फिर लोन लेने जाते हैं, बाद में एक ही बात आता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, एफडी करने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, हर जगह में एक ही पॉइंट बार बार दिमाग खाता है, इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज दिस इंटरेस्ट रेट? क्या है, क्यों देते हैं और क्यों लेते हैं? लेते भी है ना, मतलब जब बैंक में जमा करते हैं बोलते हैं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जब किसी को दे रहा, मतलब जब बैंक पे लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का खेल क्या है, सब फर्स्ट पॉइंट इसी में चर्चा करेंगे आज। पार्ट 2, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। तो प्योर कैलकुलेटिंग एरिया, बैंक इसी को यूज करते हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, ये सब इसी को यूज करते हैं दिन रात। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। पार्ट 3, एन्युइटी। दिस इज अ वेरी, जो लोग पेंशन्स वगैरह मिलता है ना जिनको, तो सब एन्युइटी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एंड पार्ट 4, अब सर आप जबरदस्ती सबको इंटरेस्टिंग बना देते हो। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं करता हूँ, वो बोलते बोलते मैं समझ जाता हूँ कि इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए, दैट्स वाई बोल देता हूँ। अब जबरदस्ती वाला बात नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा रेसिडुअल के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। बट नाउ अभी क्या डिस्कस करना है? अभी डिस्कस करना है इंटरेस्ट रेट पे। तो हेडिंग कीजिएगा इंटरेस्ट रेट। अब क्या है इंटरेस्ट रेट? मतलब अगर मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो बैंक हमें इंटरेस्ट देते हैं या फिर हम बैंक से इंटरेस्ट का उम्मीद रखते हैं, ठीक है, मतलब वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। अब ये उम्मीद हम क्यों रखते हैं और बैंक हमें देता ही क्यों है? क्या ऐसा इकोनॉमी है जहां इंटरेस्ट नहीं दिया जाता? यस, देयर इज अ कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा
बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक को पैसा देना पड़ता है। कभी ऐसे सुने हैं क्या? हेलो, बैंक में पैसा रखने के लिए बैंक को चार्ज देना पड़ता है, कभी ऐसे सुना है आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं सुना? हेलो शंकर जी, प्रिया नहीं, मैंने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना? ओके, मैं बताता हूँ। ऐसे इट्स वेरी रेयर थिंग, बट क्यों ऐसा हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बात, आप लिखिए, पहले लिख लीजिए, हाँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, हेडिंग कर लीजिए इसको। इंटरेस्ट रेट का पॉइंट जरा इसमें लिखी थे, एक लिख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। मैं यहाँ कंपोनेंट वर्ड लिखना भूल गया, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसमें 3 एरो बनाइएगा मेन एरो से। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख लीजिए RF रियल। RF का फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्क फ्री, रिस्क फ्री रियल। अब व्हाट इज दिस, मैं आ रहा हूं, बस इतना लिख लीजिए यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देके, विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन। सेकेंड में लिखिएगा इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम। ब्रैकेट में लिखिएगा नॉमिनल, क्या लिखना है? नॉमिनल, ठीक है। एंड थर्ड में लिखिएगा, थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको रिस्क प्रीमियम, सॉरी रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इन द सेंस, रिस्क प्रीमियम इन द सेंस, आप बस इतना लिख के रखिए करेंटली। हिंदी में भी लिख सकते हैं या बंगाली में, जो आपको ठीक लगे। पैसा डूब सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? पैसा डूब सकता है, ठीक है। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं। विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल, पैसा डूब सकता है। थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा आपको कि कुछ मिल नहीं रहा है। आगे आगे देखिए। फर्स्ट इसमें लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, RF रियल में लिखिएगा, हाँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द sacrifice, for the sacrifice of current consumption, opportunity cost for the sacrifice of current consumptions। ब्रैकेट में लिखिएगा से 3%, कितना? 3%। इन्फ्लेशन प्रीमियम पे लिखिएगा इसके नीचे कंपेंसेशन, compensation for the compensation for the expected loss, expected loss of purchasing power, expected loss of purchasing power। ब्रैकेट में लिखिएगा से 5%। एंड रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम में लिखिएगा कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क। ब्रैकेट में लिखिएगा से 6%। ओके, क्या आप लोगों ने लिखा? क्या आप लोगों ने लिख लिया? बोलिएगा। हाँ सर, कंप्लीट। ओके, नाउ इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है, ठीक है शंकर जी, देखिएगा इंटरेस्ट रेट जो मिलता है हमें, एक मिलता है RF रियल के कारण, दैट इज रिस्क फ्री रियल अमाउंट,
विदाउट इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द कंट्री। मतलब ये दुनिया का ऐसा कुछ कंट्रीज में से है, मतलब कंट्री का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कंट्री भी समझ सकते हैं आप या सिचुएशंस भी समझ सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में या फिर किसी सिचुएशंस में इन्फ्लेशन इज नो इन्फ्लेशन इज देयर या विदाउट इन्फ्लेशन सिचुएशन है, तो अगर हम वहां पर जाके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आरएफ रियल मतलब ये बता रहे हैं आपको कि हम इंटरेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। हम बैंक में जाते हैं, सेविंग्स में पैसा रखते हैं। आप यू ऑल नो अबाउट सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट में हम लोग जाके पैसे रखते हैं और जब मर्जी हम वहां से पैसा उठाते हैं। सेविंग्स अकाउंट का दूसरा नाम आप बोल सकते हो कि डिमांड मनी भी है ये। सेविंग्स अकाउंट और डिमांड मनी मतलब जब मर्जी हम अपने डिमांड के हिसाब से पैसा उठा सकते हैं। यस और नो, क्या हम लोग सेविंग से जब मर्जी पैसा उठा सकते हैं? बताइएगा। मतलब क्या हम बैंक को कभी भी हमारा सेविंग्स अकाउंट खाली कर सकते हैं? मिनिमम बैलेंस जो भी बैंक का रूल्स है 1000 रुपीज उसको छोड़ के। है दादा। यस। तो इसका मतलब इसमें बैंक का ज्यादा कुछ हक नहीं है, बट फिर भी हम अपना पैसा बैंक के पास जमा कर रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, मतलब वो जो पैसा मैं बैंक में जाके जमा कर रहा हूँ 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 70,000 वॉट एवर बी दी अमाउंट, जो पैसा मैं बैंक में जाके जमा कर रहा हूँ उसको मैं कुछ और काम पे लगा सकता था। मैं दार्जिलिंग घूम के आ सकता हूँ, मैं पुरी जा सकता हूँ, मैं गोवा विजिट कर सकता हूँ, बट मैं अपना जो भी इच्छा है उसको मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। सैक्रिफाइस करके मैं बैंक को बोल रहा हूँ कि आप ये पैसा रखो और बदले में हमें कुछ दो। तो बैंक बोलता है अरे ठीक है चलो भाई 3% ले लो। जैसे कि आप लोगों को जरूर पता होगा एसबीआई का इंटरेस्ट रेट, एसबीआई का स्टैंडर्ड रेट होता है ना, एसबीआई करेंटली कितना देते हैं सेविंग्स पे? मुझे तो लगता है 3% ही देता है। एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कितना है? थोड़ा बहुत देखने से, उससे भी कम देखिए आप। सेविंग्स 2.70% समथिंग लाइक दैट। आजकल सेविंग्स पे इंटरेस्ट मैक्सिमम बैंक का ही कम हो गया है। मैक्सिमम बैंक, कोई कोई बैंक थोड़ा अपना प्रमोशनल एक्टिविटी चलाने के लिए ना, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आप लोग जरूर ऐड देखते होंगे, लेकिन उसमें भी 1 लाख का डिपॉजिट रखना होता है ना, 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख। कोटक बैंक सेविंग्स इंटरेस्ट रेट, अगर मैं यहाँ पर सेविंग्स डालूं तो आपको, अब ओटीपी में ऐड आता है ना 6 दिखाते हैं, देखे हैं कभी? बंधन बैंक भी एक दिखाते हैं, उसका भी 6% का एक रेट है सेविंग्स में, बट वो भी 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर का सेविंग्स होने से होता है। क्या आप लोगों ने देखा ये वाला चीज, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हेलो, बोलिएगा तो मैं आगे जाऊंगा फिर। हेलो, मेरा आवाज तो क्लियर है ना? हेलो प्रिया, है आवाज आ रहा दादा। है ना मेरा? ओके। तो पॉइंट क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, मतलब हम अपना कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करके बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें कुछ तो दे दे, ऐसा सिचुएशन। तो वर्ल्ड में ऐसा भी कंट्रीज है जहां पर इन्फ्लेशन तो होता ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे डेवलप नेशन है यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक स्वीडन स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इन्फ्लेशन रेट बहुत लो है। ऐसे जगह में तो बैंक इंटरेस्ट देता ही नहीं है। जैसे आप लोग अभी देखा कि इंडिया में ही सेविंग्स में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% 2.7% दे रहा है, तो फिर ये क्या इंटरेस्ट देगा? डेनमार्क है, स्वीडन है, जर्मनी के जैसे कंट्रीज है, वो सेविंग्स में क्या इंटरेस्ट दे देगा? आप गूगल करके देख सकते हैं, सेविंग्स में ये सब डेवलप नेशंस इंटरेस्ट बहुत ही कम देते हैं, बिकॉज कंट्री में इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ही लो लेवल में होता है। इसीलिए तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए विदाउट इन्फ्लेशन में चलो मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, आप बदले में मुझे कुछ दे देना। दैट इज वाई ये जो सेविंग्स में जो 3% के आसपास वाला जो आप देखते हैं ना, इसका रीजन ये है। अब आगे सुनिए तो फिर आप बाद में कंपेयर कीजिएगा। एक पॉइंट आता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन प्रीमियम? दैट मीन्स अभी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। इतना देर से हम लोग ये सोच रहे थे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, अब ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। देयर इज ए इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन इंडिया में क्या है? मैं एक दिन इन्फ्लेशन का आपको पूरा चार्ट दिखा रहा था, याद है? इन्फ्लेशन कंट्री वाइज,
इन्फ्लेशन रेट मैं स्टॉक मार्केट क्लास में भी शो कर रहा था, या फिर किसी और क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय इन्फ्लेशन रेट। मैं विकिपीडिया यूज कर रहा हूँ यहाँ पर करेंटली। क्या सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, हाँ दादा। ओके, सबका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंट्रीज है जहाँ पर तो माइनस है, मतलब वो भी बहुत खतरनाक सिचुएशन होते हैं, उसमें मैं बताऊंगा। इन्फ्लेशन नेगेटिव में चला जाए ना तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इट्स इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। मैं कभी समय होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब है महंगाई। अगर यहाँ पर मैं वर्ल्ड में इंडिया का ढूंढ रहा हूँ, इंडिया का ढूंढूंगा तो फिर इंडिया थोड़ा हायर लेवल में ही आएगा इन्फ्लेशन। इंडिया का करेंटली, ये देखिए इंडिया का करेंट इन्फ्लेशन रेट क्या आपको दिख रहा है? कहाँ चला गया? हियर इज इंडिया 7.35%, मतलब अप्रॉक्स 8% के आसपास इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको यूएसए का इन्फ्लेशन दिखाऊं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, दिख रहा है किसी को? हेलो, यूनाइटेड स्टेट्स दिखा आपको? देखने से बोलिएगा। 3%, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ होगा। मिल गया सर। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स का महंगाई देखो 2.49%। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यही है, सिंपल तरीके से अगर समझा जाए, इन्फ्लेशन 2.49% और इन्फ्लेशन 8% में क्या फर्क होता है? इन्फ्लेशन अगर 2.49 है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट अभी आप 100 रुपीज में खरीदते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट जिसका दाम आज 100 रुपया है, सिंपल तरीके से समझने के लिए उसका दाम नेक्स्ट ईयर 102.49 रुपीज होगा 1 ईयर में। अगर इंडिया का बात करें, 100 का प्रोडक्ट 108 रुपीज हो जाएगा। कुछ समझ में आया इन्फ्लेशन का मतलब? हेलो शंकर जी, क्लियर है ना? तन्मय? हाँ क्लियर है, ओके, क्लियर है। हाँ सर। ओके। नाउ अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आगे का बात भी समझ में आ जाएगा कि सिंपल तरीका यहाँ पर कि ये जो भी बैंक हमें इंटरेस्ट वगैरह देता है, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है। पहला तो सेविंग्स का इंटरेस्ट का रीज़न आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इन्फ्लेशन रहेगा तो एक नॉमिनल वैल्यू वो मुझे देगा, ताकि कंपेंसेशन फॉर दी एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर। सर आपका इनकम हमेशा ग्रो करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं ना कि आपका सैलरी ऑल टाइम इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कंपनी में काम करते हो उसके ऊपर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपका कंपनी या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशंस आपका सैलरी हर साल इंक्रीमेंट करते हैं? सबका होता है क्या ऐसा कि भाई अभी जिस कंपनी में हूँ 10,000 मंथली 50,000 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर मुझे सैलरी इंक्रीमेंट करके वो 10% बढ़ा दिया या फिर 5% बढ़ा दिया। अगर 50,000 का 5% भी बढ़ाते हैं सर, तो 50,000 का 5% मतलब 2500 एक्स्ट्रा, तो मतलब आपका सैलरी होगा 52,500। अब ये देखना पड़ता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली, इसीलिए वो थोड़ा बहुत बड़ा के दिखाते हैं। अब मतलब दिखाते हैं मतलब वो दिखते पे स्केल होता है ना एक, आप देखिएगा स्केल पे स्केल होता है, हर साल इतना इतना करके बढ़ेगा। तो एक्चुअली वो इन्फ्लेशन को ही थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं ताकि आपका परचेसिंग पावर कम ना हो जाए। मतलब अभी आप जो प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीद पा रहे थे, अब नेक्स्ट ईयर अगर 8% का महंगाई है तो फिर आप वो प्रोडक्ट आपके इनकम से नहीं खरीद पाओगे, उल्टा आपका पॉकेट में पिंच आएगा सर। मतलब आपका पॉकेट में पिंच मतलब आपका पॉकेट में प्रॉब्लम आएगा। मतलब आपको ऐसा फीलिंग होगा कि लास्ट ईयर तो खरीद पाते थे, इस बार क्यों नहीं खरीद पा रहे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप गरीब बन रहे हो। जिस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होता है ना, उस कंट्री में जो सुपर रिच है वो रिच में आ जाते हैं, जो नॉर्मल रिच है वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो पोर बन जाते हैं, और जो पोर है वो बीपीएल हो जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर मैटर को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना पैसा बैंक में जाके जमा करते हो और थोड़ा लंबा टाइम के लिए करते हो, बैंक भी अपना देखता है कि भाई हम ऐसे क्यों दें, थोड़ा ज़्यादा देर तक मेरे पास रखो, मैं भी इसको इन्वेस्टमेंट करूं, उससे मैं भी थोड़ा इनकम करूं। बैंक आपसे पैसा लेके क्या करता है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वो अपना पैसा देते हैं, उसके थ्रू से वो अपना इनकम करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, फिर वहां से इनकम करते हैं। तो वो भी अपना इनकम देखता है, लेकिन उसके लिए उसको इनकम करने के लिए आपको पैसा लॉक करना होगा ना सर। दिस इज नॉट सेविंग्स, दिस इज दी एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट।
क्या सही बोल रहा हूँ ना? कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं बताइएगा। ये एफडी होता है ना, तभी तो जाके आपको, मतलब एफडी में क्या होता है, ये 3% तो आपको मिलेगा ही, मतलब जो आप सेविंग्स में आपको मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ 3+5 तो जाके आपको एफडी में कितना मिलता है, आप ही बता दीजिए मुझे। 7-8% ही तो मिलता है। हेलो, क्या यही होता है कि नहीं होता है? बोलिएगा। ये जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर्स में जो फिक्स डिपॉजिट में हमें पैसा मिलता है वो ऐसा ही मिलता है ना? हाँ ऐसा ही मिलता है। ऐसा ही मिलता है। तो इसके पीछे का रीजन नहीं होता है कि सेविंग्स वाला जो मैं सेक्रीफाइस किया था उसका मेन था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशंस। एंड जो सेकंड पॉइंट है, जब मुझे एफडी के लिए, क्योंकि मैं 3-4 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक कर देता हूं, तो वो कंपेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, इसके लिए वो मुझे थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जिसमें 3% तो देगा ही, उसके साथ साथ और 5%, तो 7 से 8% का रिटर्न हमें वो एफडी में देता है। तो ये रहा बैंक का एरिया। अब अगर हम, बैंक तो रिस्की एरिया नहीं है ना, बैंक में पैसा रख के इंडिया में सब बंदा आराम से घर में सोते हैं, वी ऑल, हम लोग का मैक्सिमम पैसा आजकल बैंक में ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं आजकल जिनका बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, मे बी वो घर में पैसा रखे, वो भी डर गया मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसको भी डर लगना चालू हो गया, मतलब वो भी आजकल पैसा ज़्यादा घर पे नहीं रखता है, क्योंकि क्या पता फिर कुछ दिन बाद फिर डिमोनेटाइजेशन कर दे, फिर वो बंदा फिर फंस जाएगा तो इसलिए लोग बैंक में शिफ्ट ज़्यादा हो रहे हैं और पैसा का हिसाब भी सरकार के पास हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर बैंक वाला कहानी जब खत्म हो जाता है तब अभी रिस्क प्रीमियम वाला कहानी चालू हो जाते हैं। मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन बीट, मतलब यहाँ पर तो आप इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं प्रॉपरली कर पाते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन के साथ अपने आप को एक एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन अब सवाल है कि इससे ज़्यादा अगर आपको इनकम करना है, देन आई थिंक देयर इज अ म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करके इनकम करना है तो आपके पास सेंसेक्स निफ्टी, मतलब शेयर मार्केट ही तो है, मतलब इंडिया में जो 60,000 कंपनी लिस्टेड है वही तो है आपके पास। देखिए कितना गजब का बूस्ट दे रहा है इकोनॉमी में, सबको बड़ा मजा आ रहा है। ये एक्चुअली ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ना, 49,797, 50,000 के आसपास सेंसेक्स जहां पहुंच रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है कि वो इकोनॉमी में एक पॉजिटिव मूवमेंट लोगों को लग रहा है। इंडिया अपने आप को अगला 3-4 साल में एक पॉजिटिव वे में इंडिया अपनी इकोनॉमी को देख रहा है। और ये निर्मला सीतारमन जी के ये फाइनेंस बजट जो कल था, वो अभी तक का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चेंजेस है सेंसेक्स निफ्टी में। आई होप अगर आप लोगों ने डेटा देखा है, लास्ट ऐसा हुआ था 91 में जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन लाया था, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में बड़ा चेंजेस आया था। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर मैं आपको 6 महीने का ही डेटा दिखाऊं, शंकर जी रोशनी ज्योति तो काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में है, अगर आप सोचिए कि 6 महीने पहले भी किसी ने इंडेक्स में भी लगाया होगा तो 35,000 समथिंग लॉकडाउन के टाइम पे जिस तरह से वो नीचे आया था, जस्ट लुक एट दी परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम 34, 35, 6,000 से ले 37,000 उस टाइम पे आया था लेटेस्ट, मतलब सबसे नीचे 37, 38, 50,000 का स्टॉक में, मतलब इतना सारा टॉप 30 कंपनीज इन सेंसेक्स एंड टॉप 15 निफ्टी ऑल्सो, निफ्टी में भी आज आप देख लो। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चेंजेस समय के साथ साथ, जैसे निफ्टी भी 15,000 के आसपास एक अपने आप को दिखा रहे हैं और लास्ट 6 महीने में भी इतना रिटर्न दिखा रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम देखो तो जो भी इसके साथ साथ बड़ा है, रिस्की है, बड़ा रिस्की मार्केट है। आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो इट्स अ वेरी रिस्की मार्केट, बट रिस्क हमेशा पे करता है। इसके लिए आपको सीखना होता है, आपको लॉजिकल या थिंकिंग करना होता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है, इट्स अ प्योर लॉजिकल थिंकिंग। उसके साथ देखिए हर चीज़ में किस्मत तो साथ देता ही है, अगर देगा जिसका वो तो रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट पॉइंट यही है कि रिस्क फैक्टर जहाँ होगा, जहाँ पर रिस्क फैक्टर होगा उसमें आपको हमेशा ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है ना। आप रिस्क उठाओगे क्योंकि कंपनी इक्विटी मार्केट है, ये जो भी सेंसेक्स निफ्टी में जो भी कंपनीज होते हैं वो इक्विटी सेक्टर से। अगर मैं आपको जो सेंसेक्स निफ्टी दिखा रहा था, अगर मैं आपको निफ्टी 50 कंपनीज ही दिखाऊं, ठीक है, निफ्टी 50 मतलब जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर, वो कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है, दीज आर दी टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 में करेंटली है, जिसमें टॉप में देख रहे हैं टाटा मोटर्स, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, हिंदाल्को, ठीक है, लर्सन एंड टार्बो या टुब्रो, आपका भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, कोटक बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सान फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी, पावर ग्रिड,
ECL टेक्नोलॉजी, नेशनल थर्मल पावर, ये सभी कंपनीज का आप देख रहे हैं ना, सब ग्रीन है, कोई रेड नहीं है लास्ट दिन का डेटा में। तो पॉइंट यही है कि अगर आप इस सब कंपनीज के साथ आगे बढ़ते हो, जैसे टाटा मोटर्स का रिसेंट 293 चल रहा है, वो कुछ ही दिन पहले अगर आप 3 महीने पीछे जाओ, 6 महीने पीछे जाओ, 100 में चल रहा था, ठीक है। तो 200 का आसपास में ग्रोथ दिया। रिस्की है क्योंकि टाटा मोटर्स पे पैसा डालते हो, वो आपको रिटर्न देगा इसका गारंटी नहीं है। बट इफ यू हैव अ बिलीव इन टाटा मोटर्स बिजनेस, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज विद इन यू, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यस, टाटा मोटर्स का बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो सकता है। प्योर फंडामेंटल, प्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्योर फंडामेंटल एनालिसिस, पीएल, बैलेंस शीट, बिजनेस ग्रोथ, एनुअल रिपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आप रिस्क पोजिशन लेते हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब क्योंकि आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोलोगे कि भाई रिस्क प्रीमियम है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने बोला पैसा डूब सकता है, लेकिन जिसमें पैसा डूब सकता है वही आपको बना भी सकता है। इट्स फुल्ली डिपेंड। अब पैसा डूब सकता है बट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज वाई यू वांट रिस्क प्रीमियम फ्रॉम देम। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखो ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड, शंकर जी आई डोंट नो आपके पास ये डेटा मिला कि नहीं, 2020 में इतना भयंकर हालत में इक्विटी म्यूचुअल फंड 24% एवरेज रिटर्न दिया है। जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज इक्विटी ओरिएंटेड फंड में पैसा डाला था, उसने 24% एवरेज रिटर्न दिया है, मतलब टोटल रिस्क प्रीमियम दिया है। शंकर जी समझ रहे हैं ना? शंकर जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा है, समझ में। ओके। तो कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, अब सवाल यही है, अब कंपेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं इतना रिस्क उठा के बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं आपका, तो आप मुझे 6% दो, लेकिन नॉट 6%। मतलब यहाँ पर बात है कि 3% सेविंग्स वाला, 5% जो मेरा एफडी वाला, एंड देन 6% जो मेरा रिस्क वाला। तो टोटल कुल मिला के एटलीस्ट 14% रिटर्न तो हमें चाहिए, जो आप ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट का लास्ट अगर आप 15 ईयर्स का डेटा निकाल लो तो वो एवरेज में, मतलब इतना सारा कंपनी मिला जुला के, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, मतलब 50, 60, 70 कंपनी मिला जुला के 15% रिटर्न दिया है। कोई कोई कंपनी तो 1000% रिटर्न भी जनरेट करके दिया है, बट अगर एवरेज करो तो फिर 15% रिटर्न भी जनरेट एक ईयर के दिया है। इसका मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जब रिस्क है तो रिस्क प्रीमियम भी आपको चाहिए, और जिसमें आपका पैसा थोड़ा अनसर्टेन में हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो 8% वाला सिचुएशन था, इसमें आपका पैसा अनसर्टेन में नहीं है, सर्टेन है। लेकिन जब भी आप रिस्क लेते हो तो वो अनसर्टेन में जाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा चाहिए। एंड दैट इज वाई म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको इतना वादा जरूर करते हैं कि वी विल रिटर्न बैक यू एटलीस्ट 13-14%। अगर अच्छा फंड हो गया, जैसे मैं आपको बोला ना, इक्विटी ओरिएंटेड फंड 24% का रिटर्न एवरेज दिया है, कोई कोई फंड तो 30+ रिटर्न भी दिया है, लेकिन एवरेज 14% तो आपको चाहिए ही चाहिए। दिस इज हाउ द इंटरेस्ट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी विल वर्क। और इसी की तरह आपको भी समझना चाहिए कि फाइनेंस को आप किस तरह से बिल्डअप करोगे। बोलिए, इंटरेस्ट रेट का एरिया क्लियर है कि नहीं? आरएफ रियल रिस्क फ्री, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है तो मार्केट में रिस्क नहीं है ना, दैट्स वाई रिस्क फ्री। मतलब कोई बहुत पूछ सकते हैं आप लोगों में से कि सर रिस्क फ्री का मतलब क्या है? रिस्क फ्री का मतलब है जहां रिस्क नहीं है मार्केट में, बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है। लाइक कंट्री लाइक स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, पॉपुलेशन इज वेरी लो, इवन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर आप देखो ना थोड़ा गूगल करके, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, और साथ में इकोनॉमी टॉप क्लास, ओल्ड एज पॉपुलेशन भर भर के है, यंग पॉपुलेशन कम है कंपेरेटिवली, बट फिर भी इतना एसेट है, खाने वाला लोग नहीं है। मतलब कौन खाए एसेट को? ऐसे इकोनॉमी में आपका 3% में काम चल जाता है। बट यहाँ पर समझने वाला बात है कि इंडिया में भी सेविंग्स में बस वही इतना ही देना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक जमा नहीं करेगा। और इन्फ्लेशन प्रीमियम क्यों है एंड रिस्क प्रीमियम क्यों है? बोलिएगा, क्लियर है ये वाला एरिया? तो मैं आगे बढ़ूंगा, और कुछ सवाल है यहाँ से तो भी कर लीजिए। इफ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। सबको समझ में आ गया? तन्मय, शंकर जी, रोशनी, ज्योति, प्रिया का कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गया क्या? प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? बोलिएगा। है दादा। Yes. ओके, शंकर जी क्लियर है? शंकर जी हाँ क्लियर है चलेगी। ओके, তন্ময় আছো না চলে গেছো? তন্ময় আছিস না চলে গেলি রে? হ্যাঁ আছি, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি।
ओके, तो फिर अभी थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल उठता है कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसको थोड़ा सा एक हम लोग क्या कर लेंगे, हेडिंग कर लो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में पॉइंट नंबर ए, रियल वर्सेस नॉमिनल। क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका एग्जाम का तैयारी है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, रियल है ना, तो रियल का मतलब बेसिकली जहां इन्फ्लेशन नहीं है, एंड नॉमिनल का मतलब यू ऑलरेडी नो विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम। बस मैं इसको एक समरी कर रहा हूँ, विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, नोट्स कर लो, काम आएगा बड़ा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में एक चीज लिख लो, रिस्क फ्री वर्सेस, इकोनॉमी में ऐसा ही होता है, या तो रिस्क फ्री होगा या तो रिस्की होगा, तो रिस्क प्रीमियम, रिस्क एडजस्टेड, रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड। अगर अब बोलो बोलो, रियल और नॉमिनल दोनों विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम है। नहीं नहीं सॉरी, विदाउट इन्फ्लेशन, ये विथ, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज विथ इन्फ्लेशन, नॉमिनल मतलब विथ ना, मैंने गलती से लिख दिया, विथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है तभी तो नॉमिनल वैल्यू बैंक देते हैं हमें। एंड रिस्क एडजस्टेड, थैंक यू ज्योति, मैंने गलती लिख दिया था, रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड। रिस्क फ्री में आप ऐसे लिख सकते हो, विदाउट टेकिंग रिस्क प्रीमियम, मतलब रिस्क फ्री में आप रिस्क प्रीमियम कभी नहीं मांगोगे। अगर रिस्क फ्री है आपका इकोनॉमी, तो फिर आपको रिस्क प्रीमियम किस बात का चाहिए, ठीक है, मतलब आपको अच्छा खासा मिल जाता है कंट्री विद इकोनॉमी से। और रिस्क एडजस्टेड में इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें जितना पैसा मिलता है उससे हमारा मन नहीं भरता, और मन क्यों भरेगा, बिकॉज बेसिक नीड्स भी बहुत केस में पूरा नहीं हो पाता है, बेसिक बेसिक एम्यूनिटीज फैसिलिटीज मिलता नहीं है, तभी जाके हम लोग हायर रिटर्न के लिए और बड़ा जगह ढूंढते हैं जहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तभी तो लोग आजकल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें सीख रहा है, और बहुत स्कोप भी ये बना है, मतलब जॉब का स्कोप भी बना है, रिटर्न का भी काफ़ी अच्छा स्कोप दे भी रहा है। रिस्क एडजस्टेड में आप लिख के रखो विथ रिस्क प्रीमियम, विथ रिस्क प्रीमियम। आई होप कि यहां तक आपने समरी समझ में आया आपको। अभी एक काम कीजिए, बातें तो बहुत कुछ है, एक केस लिखिए कुछ। केस 1, ये केस आपको इकोनॉमी का आइडिया क्रिएट कर देगा और इफेक्टिव सिस्टम भी आपको समझा देगा। वी आर पुटिंग मनी, we are putting money somewhere, we are putting money somewhere where there is no risk and where there is no risk and no inflation, no risk and no inflation। ऐसे जगह में पैसा लगा रहे हैं जहां इन्फ्लेशन भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, आप बात को समझिएगा। इन्फ्लेशन नहीं है ऐसा जगह में जहां रिस्क भी नहीं है, इन्फ्लेशन भी नहीं है, तो वी रिक्वायर्ड क्या चाहिए एक इंसान को, वी रिक्वायर्ड रिस्क फ्री रियल, वी रिक्वायर्ड रिस्क फ्री रियल। आपको लग सकता है कि आप पुराना वाला बात फिर से दोहरा रहे हो, ये वाला सिचुएशन, यस यू कैन फील लाइक दैट, बट कुछ मतलब है, ठीक है, इसको एनालाइज कर रहे हैं, कुछ मतलब है, इसीलिए तो आप यही वाला चीज लिखिएगा। ये जो 3% यहाँ पर लिखे थे ना, यू कैन यूज दिस 3% हियर ऑल्सो। तो रिस्क फ्री रियल अमाउंट कितना परसेंटेज आपको चाहिए, दैट इज 3%। जो आपने पहले भी लिखा उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो आप रिस्क फ्री रियल में 3% डिमांड कर रहे हो,
नाउ फॉरवर्ड टू केस 2। जब आप केस 2 में पहुंचते हो, वी आर पुटिंग मनी, एक इंटरेस्टिंग केस है यहां पर, आप देखिए समझ में आएगा। वी आर पुटिंग मनी समवेयर, हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, वेयर देयर इज रिस्क, वेयर देयर इज ए इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन है, वेयर देयर इज ए इन्फ्लेशन बट नो रिस्क, बट नो रिस्क। इन्फ्लेशन है बट रिस्क नहीं है, मतलब पैसा डूबने का चांस नहीं है, पर मार्केट में इन्फ्लेशन है। तो अगर आप ऐसे जगह में पैसा रख रहे हो तो आपको क्या चाहिए शंकर जी? अगर आप ऐसे जगह में पैसा रखते हो तो आपको क्या चाहिए? ये जो इंटरेस्ट रेट में से कौन सा इंटरेस्ट रेट आप बेसिकली डिमांड करोगे? 5%। हाँ 5%, दैट इज नॉमिनल इन्फ्लेशन प्रीमियम आपको चाहिए। मतलब ऐसे इकोनॉमी में जब भी आप ऐसे सिचुएशंस में आते हो जहां पर इन्फ्लेशन है बट रिस्क नहीं है, देन यू वांट 5% मोर, देन यू कैन से कि आप ऐसे क्या लिखोगे यहां पर, RF नहीं सॉरी, you can say a risk free nominal, हाँ RF nominal, RF that is risk free nominal, risk free nominal। अब ये रिस्क फ्री नॉमिनल दैट इज क्या है? ये है आपका 3% प्लस 5% इक्वल्स टू 8%। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें एक नोट बनेगा। इफेक्टिव रेट जो है ना, इफेक्टिव रेट 8% नहीं है, आपको 8% से ज्यादा मिलेगा। जब भी हम 3 + 5 बोल रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट रियल इकोनॉमी में ही काम करता है, एंड उसमें आपका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और वो फ्रैक्शन आपका बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखिए, एक नोट लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक लिखिए, बाकी आप खुद में खुद समझ जाएंगे। एडिंग 3 and 5 as above, जब हम 3 और 5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इज सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। 3 5 ऐड करने से 8 होता है, कोई भी समझ सकता है, बट ये वैल्यू अप्रॉक्स है। दिस 3 and 5 इज अप्रॉक्स वैल्यू। द एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट रेट जो भी आप समझो, द एक्यूरेट आंसर इज मल्टीप्लिकेटर। एक्यूरेट आंसर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटर बोलेंगे। मल्टीप्लिकेटर दैट इज, व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेटर हियर? मल्टीप्लिकेटर का मतलब क्या हो गया, इसको समझने के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं RF नॉमिनल। RF नॉमिनल जो आपको वैल्यू मिलेगा, व्हाट इज दिस RF नॉमिनल वैल्यू फॉर यू? आप एक ब्रैकेट क्रिएट कीजिए, आप इस पे लिखिए 1.03, मैं आपको समझाता हूं, पहले लिखिए आप 1.03 इंटू 1.05, ठीक है। इसको थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, और फिर आप देखिए आपका वैल्यू होता है 8.15%। पहले कीजिए, अब फिर मैं आपको समझाता हूँ। नोट अगर हो जाए तो मुझे बताइएगा। 1.03 इंटू 1.05 इक्वल्स टू 8.15%। हो गया। कर लिया सब कोई? किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या? तन्मय कुछ आइडिया दे सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? शंकर जी बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, कुछ समझ में आ रहा तो बोलिए। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, ओके। किसी को भी नहीं आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, जब आप अपना 3% किसी चीज़ पे लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है?
3% का मतलब हो जाता है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन सम रुपीज इन सम एरिया, तो से फॉर एग्जांपल आप बैंक में ही दे रहे हो, तो बैंक वाले आपको क्या बोला कि मैं आपको 3% दूंगा, तो इस 3% का मतलब हो जाता है कि अगर आप 1 रुपये देते हो तो बदले में आपको 1.03 पैसा वापस देगा। तो 3% रिटर्न का मतलब है कि 1 रुपये में 1.03, दैट इज 03 पैसा इज योर रिटर्न। ठीक है, तो ये 03 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस में। 1 रुपये में 3% का मतलब 03 होता है। अगर आप 100 वाइज सोचते तो 100 में 103, लेकिन हम लोग 100 से नहीं करेंगे बिकॉज उसमें परसेंटेज कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। अब 1 से समझिए, 1 रुपये में 1.03, जब आप 5% दे रहे हो ना, तो 5% में ये मल्टीप्लीकेटर क्या कर रहा है, 3% में 1.03, 1 रुपये में 1.03 पैसा, और 5% में 1 रुपये में 0.05 पैसा। और जब आप दोनों को मल्टीप्लीकेटर कर रहे हो ना, तो आपका इफेक्टिव रेट हो जाता है 8.15%। जैसे आप करके देखो तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब कुछ सिंपल ऐसा बात हो जाता है कि जब भी आप देखेंगे कि आपको दो अलग अलग कारण से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक 3% का कारण अलग है और एक 5% का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आपको लग रहा था कि आपको 3% मिल रहा है, आपको लग रहा था कि आपको 5% मिल रहा है, बट ये बेसिकली 3 के बदले 1.03 एंड 5 के बदले 1 रुपये के बदले 1.05, जो आपको 8.15% का इफेक्ट देता है। और 0.15% भी बहुत मायने रखता है। अगर आप 1 करोड़ रुपीस कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और 1 करोड़ के बदले 8% लगाइए आप, आपका वैल्यूएशन में आप समझ सकते हैं 1 करोड़ का 8% कितना हो जाएगा, 8 लाख। हेलो, 1 करोड़ का 8% कितना हो जाएगा, 8 लाख ही ना, है दादा। 8 लाख। लेकिन अगर आप 1 करोड़ का 8.1% करो, 15% करोगे तो नहीं, लेकिन 8.15% कैसे आया, 1.03 इंटू 1.05 करके? जी, आप करके देखिए तो 1 मल्टीप्लाई करना सिंपली। जी, 1 मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लीकेटर यूज हो जाता है बिकॉज वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है। जैसे 3% आपको मिल रहा है और 5% एक अलग रीजन्स में मिल रहा है, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। बहुत सारा फाइनेंशियल सेक्टर्स में ये वाला चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। ये आपको स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़ के समझ में आएगा कि वो मल्टीप्लीकेटर यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है। तो देयर इज ए सिस्टम कि वो मल्टीप्लीकेटर यूज़ कर रहा है, करेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये करते हैं, ये सिस्टम है, ये करते हैं मल्टीप्लीकेटर सिस्टम। 1.03 इंटू 1.05, तो आपका इफेक्टिव रेट आता है 1.085। उसको आप इंटू 100 कीजिए तो आपको 1 मिनट, 1.03 इंटू 1.05। अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखा नहीं, -1 नहीं लिखा ना, इसीलिए नहीं आ रहा है आपको। हाँ हाँ। सॉरी, किसी ने बताया नहीं, तब से मैं बोले जा रहा हूँ। कोई तो बताओ सर, -1 कहाँ किया आप? एक सेकेंड, मेरा यहाँ पर ना जगह थोड़ा शॉर्टेज आ रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, हाँ, थोड़ा सा -1 को प्रॉपरली शो करने के लिए। थैंक यू शंकर जी, आज मैं 2-3 तक गलत बात कर दिया। ठीक है, 1.03 इंटू 1.05 -1 कीजिएगा। वट इज वाई दिस -1? यहाँ पर एक सवाल आ सकता है आपके मन में, -1 क्यों कर दिए? ये तो आपने 1 रुपये डाला तो आपको 1.03 पैसा मिला, यहाँ पर आपने 1 रुपये डाला तो आपको बदले में 0.5 पैसा मिला। लेकिन ये 1 रुपीज़ आपका क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, तो जब आप इंटरेस्ट अमाउंट से प्रिंसिपल को हटा दोगे ना, मतलब कंबाइन प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट से प्रिंसिपल को हटा दो, तो आपका इफेक्टिव रेट क्या रह गया, इंटरेस्ट रह गया ना, तो ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। अभी समझ में आ रहा है? 1 रुपये हाँ, अब में, समझ में आ गया। हाँ, 1 रुपये में 0.3 पैसा, 5% के लिए 1.05 पैसा। जब आप इंटरेस्ट को हटा देते हो, प्रिंसिपल को हटा देते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली इफेक्टिव रेट आपका 8.15% आ रहा है। और 1 करोड़ में 8% मतलब 8 लाख, जब 1 करोड़ में 8.15 हो जाए तो एक्स्ट्रा और 15,000 रुपये आपको मिलेगा। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग, काफ़ी काम आता है। 15,000 अभी कुछ कम नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ये 2 केस समझ गए,
तो अगला 2 केस आप खुद ही फटाफट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आप ही लोग कर लो। मतलब एक केस आपके पास रहेगा तो आपको बड़ा सुविधा होगा। बाद में जब कभी भी आप इस नोट्स को रिवाइज करोगे ना, लाइफ लॉन्ग एसेट हो जाएगा ये सब चीज़ें। मेरे लिए तो एसेट ही बन गया है जब से मैं फाइनेंस। हाँ हेलो। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমাকে এবার একটু মানে যেতে হবে, এই জন্য ক্লাসটা অফ করব। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जाओ। अच्छा केस 3 वी आर पुटिंग मनी। आप ही लोग कीजिएगा, हाँ मैं बस केस को बता रहा हूं। वी आर पुटिंग मनी somewhere, we are putting money somewhere where there is risk but no inflation। ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, हाँ there is risk but no inflation, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना। तो अगर रिस्क नहीं है बट इन्फ्लेशन है, ज्योति बताना, वी रिक्वायर्ड, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, ज्योति बताओ। रिस्क प्रीमियम। वी रिक्वायर्ड रिस्क प्रीमियम। शंकर जी, रोशनी बताओ, हमें रिस्क प्रीमियम चाहिए। मतलब मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं रिस्क एडजस्टेड, हमें चाहिए रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, ये हमें चाहिए। इसका मतलब है कि क्या क्या परसेंटेज ऐड करेंगे आप बता दो। ये पुराना स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको। मतलब 3 + 5 + 6 होगा, 5 + 6 होगा या 3 + 6 होगा। Which combination should we want? हेलो। 3 + 6 होगा। शंकर जी का मानना है 3 + 6 होगा। ज्योति का क्या मानना है? नहीं सॉरी, 5 + 6 होगा, 5 + 6 होगा। सोच लीजिए शंकर जी। हाँ, नो इन्फ्लेशन है ना, आपने बताया 3। केस हाँ, 3 नो क्या है? इन्फ्लेशन। देयर इज रिस्क बट नो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं है। तो 3 + 6 होना चाहिए मेरे हिसाब 3 से। + 6 होना चाहिए। थैंक यू ज्योति, समझ में आया रे? रोशनी बुझते पारली কথা 3 হ্যাঁ + 6 দাদা। चाहिए ना आपको। तो जैसे कि ज्योति बता रहा था वो उसके हिसाब से 5 + 6 होना चाहिए था। मतलब रिस्क प्रीमियम डायरेक्ट बता रहे हैं, बट रिस्क प्रीमियम तो हमें चाहिए। बट ये पॉइंट ये है कि आपको क्या चाहिए, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट चाहिए। दैट मीन्स आप रिस्क तो लोगे लेकिन उसके साथ आपको नॉमिनल प्रीमियम जो है वो नहीं मिलेगा। सो 3 + 6 = 9% जो आपका रिकॉर्ड है। बट क्या आपको 9 ही मिलेगा या फिर इफेक्टिव रेट अलग होगा? प्लीज कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा। 1.03 इंटू 1.06 -1, दैट इज 9.18%। मतलब आपको लग रहा था 9%, बट एक्चुअली 9.18% आपको मिलेगा। एंड द लास्ट केस ऑफ दिस इंटरेस्ट सिस्टम, दैट इज केस 4। केस 4 अब एक ऐसा इकोनॉमिकल सिचुएशंस में आप आए जहां पर वी आर पुटिंग मनी समवेयर, कहीं भी पैसा ऐसा लगा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि केस क्या होगा। वेयर क्या होगा केस? देयर इज अ रिस्क एंड इन्फ्लेशन एज वेल एज इन्फ्लेशन। मतलब ये रियल सिचुएशंस है, मतलब जो करंट कंडीशंस है वो ऐसा ही सिचुएशंस है सबका। वी आर पुटिंग मनी समवेयर वेयर देयर इज अ रिस्क एज वेल एज इन्फ्लेशन। रिस्क भी है और इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। तो अगर रिस्क को भी जीतना है और इन्फ्लेशन को भी जीतना है, मतलब बीट करना है, देन
क्या चाहिए अब ज्योति बताओ, वी रिक्वायर्ड क्या चाहिए? रिस्क प्रीमियम, हाँ रिस्क, ठीक से बोलो, रिस्क एडजस्टेड, वी रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट चाहिए। पहले वाला के साथ इसका डिफरेंस देखो, पहले वाले में क्या मांग रहे थे हम लोग, वी रिक्वायर्ड, कहाँ चला गया केस 3 में, ये वाला, वी रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, नॉमिनल रेट नहीं मांग रहे थे, सिर्फ रियल रेट मांग रहे थे। बट इसमें हम लोग क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट। अब जब भी जैसे ही आपको नॉमिनल रेट का जरूरत पड़ गया, तो नॉमिनल रेट में आपका रेट क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। वन 1.03 इंटू 1.05 इंटू 1.06, सही हो रहा है ना, -1। तो फिर देखिए तो अमाउंट कितना आता है, 14.64%। बट अगर इन जनरली सोचो तो आपका नॉर्मल रेट अगर आप करो तो नॉर्मली आपका आ जाएगा, 3 + 5 + 6 दैट इज 14%। लेकिन इफेक्टिव रेट जो है आपका वो हो जाएगा आपका 14.64%। 0.64% भी बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट समझ में आया टोटल में। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। इंटरेस्ट रिलेटेड अगर कुछ भी, जैसे हम लोग इंटरेस्ट यही तो हम लोगों को चाहिए होता है इकोनॉमी से, तो क्यों इंटरेस्ट का पीछे का क्या कहानी है, ये था आज का डिस्कशंस कि इंटरेस्ट के पीछे का कहानी क्या है। इन आवर नेक्स्ट डिस्कशंस वी विल डिस्कस कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ठीक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया होगा, बहुत कैलकुलेशंस करना है। मतलब इन आवर नेक्स्ट डिस्कशंस जब हम लोग नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे उसमें पार्ट 2 से चालू करेंगे, दैट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस एंड सम्स होगा, इसमें डिसीजंस मेकिंग टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपको कब, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कब चाहिए पैसा, क्या आपको सच में रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी सारा इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है, कभी रोलर कोस्टर भी होगा, ठीक है। तो और एन्युइटी भी एक बहुत अच्छा प्लानिंग सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और क्लास समझ में आया तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए। शंकर जी, ज्योति, समझ में आ गया उसको। ओके। तो ये एकदम बेसिक है, फिनांस का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है शंकर जी, कि मतलब फिनांस को सब एकदम अगर अंदर से समझना है तो उसका एकदम फर्स्ट मतलब क्लास था ये, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरेस्ट, अब धीरे धीरे हम लोग इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग पॉइंट में रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा अंदर वाला बात है जो समझते हुए चलेंगे। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर आप स्ट्रांगली बिल्डअप करेंगे तो फंडामेंटल लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपके बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। ओके ओके ठीक है रोशनी, ज्योति। अच्छा ये फिनांस का क्लास ना वीक में मैं 2 दिन रखा, ठीक है, मैं रूटीन शेयर कर लूंगा शंकर जी आपके साथ। मतलब फंडामेंटल का जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट फिनांस का 2 क्लास है, तो मैं आपको रूटीन एक बार बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम को ही रखा मैंने, ठीक है। ठीक है ओके ओके ओके, टाटा। बाय सर। बाय ज्योति। दादा हाँ टाटा। टाटा।